जो उनको तस्लीम भी नहीं करता। पाकिस्तान उनको जो है डंके की चोट पे खड़ा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ज़रिए आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन आए, लेकिन पाकिस्तान के कायद का बड़ा वाज़ेह है कि जी वो एक नाजायज़ रियासत है। पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा टकरा जाएगा, हद तक कि इसको पाश-पाश ना करते। ये तो कायद-ए-आज़म ने कहा। अब इसराइल को हमसे बिल्कुल थ्रेट मौजूद है। ये तो बात आप अभी इसको छोड़ देना, बेंजामिन नेतन्याहू का ज़रा आपको निकाल लें वीडियो, जिसमें उसने कहा है कि हमारी जो दो सबसे ज़्यादा थ्रेट है दुनिया में, नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 ईरान। वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल। और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, एक न्यूक्लियर रियासत है। आप इसके साथ नहीं खेल सकते इस अंदाज में। तो ये मेरे ख्याल है पैगाम बड़ा मस्बत गया है और जवाब भी बड़ा मस्बत आया है। जहाँ तक ताल्लुक है, वो आप भी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जब लॉबिस्ट होते हैं तो ज़ाहिर है जब पैसा लेते हैं तो फिर उन्होंने कुछ तो लिखना होता है ना। ये तो नहीं होता कि वो कुछ बोले ही ना। तो वो बोलते ज़रूर हैं, लुक बिली डू नथिंग। अभी आपको याद है कि 368 जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने एक करारदाद भी तो मंजूर की थी इमरान खान साहब के हवाले से। तो क्या हुआ? पाकिस्तान ने क्या प्रेशर कबूल कर लिया? तो टाइम फिश हो गया ना। अब्दुल्ला, ये भी बताइए साथ साथ, ये बड़ा अहम सवाल है कि मौरखीन आमतौर पे ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अमूमी तौर पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी फौजी आमरीत के दौर में ये दो मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सिविलियन अदवार में भी करीब होते हैं, लेकिन खसूसन मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ज्यादा करीब आते हैं। क्या आप इस असेसमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मेरे ख़्याल में इसको इस अंदाज़ में देखने की ज़रूरत है कि मिलिट्री अदवार के अंदर ये होता है कि जो कुछ भी होता है, ये सिर्फ़ आप अमेरिका के लिए मेरे ख़्याल में ये एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि चीन के साथ भी हम करीब आ जाते हैं, हम अरब दुनिया के साथ भी करीब आ जाते हैं, हम अपने दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी, अफ़्रीका के साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, रूस के साथ भी करीब में आ जाते हैं। लेकिन जब हम दूर होते हैं तो वो उसकी वजह होती है। देखें, एक दफ़ा अमेरिकन एम्बेसडर हमारे घर में आया और उसने कहा, जनरल आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अब वो रिटायर हो चुके थे। तो कहा कि भई क्यों, क्या बात है? तुम्हें अब मेरे से क्या काम है? तो कहने लगा कि नहीं, आप लोग फ़ौजी अच्छे होते हैं कि आप अगर कोई चीज़ पे इकरार करना होता है तो कर देते हैं, अगर आपने इनकार करना होता है तो स्ट्रेट अवे कर देते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रोफ़ेशनल डिप्लोमैट्स होते हैं। हम जब सियासतदान के पास जाते हैं तो वो कहता है, हाँ जी, बिस्मिल्लाह, ये तो काम हो जाएगा आपका और ये बिल्कुल हम इसके ऊपर, ये कोई जॉइंट प्रोजेक्ट है या कुछ है, ये हम शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब हम जाते हैं उसके पास तो फिर वो दिल्ली से काम लेते हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छा, हम देखेंगे, अभी तो काबीना में बात होगी तो फलाना होगा, ढिमकाना। तो कहते हैं उससे हमारा ये होता है कि हम बीइंग प्रोफेशनल, हम अपने मुल्क में रिपोर्ट भेज देते हैं कि हाँ जी, ये तो काम आपने जो बोला था, ये काम हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम दोबारा हमसे इस्तफसार होता है, तो पता चलता है कि नहीं जी, अभी तो उससे हम झूठे साबित हो जाते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि जी, ये जो हम जब पॉलिटिकल रिजीम्स के अंदर ये झूठ इतना बोलते हैं कि जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं और फिर हम कभी-कभी ज़ाती दुश्मन भी बन जाते हैं। कि यानी कि मिनिस्टर साहब ने बोला कि जी हाँ, ये आपका इमिग्रेशन के हवाले से हम रेसिप्रोकल कानून बनाएँगे, लेकिन पता चलता है कि जी इमिग्रेशन के बाद वो मिनिस्टर साहब जो है वो तो फरार हो गए। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया या वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि ये हमारा जब करियर ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर हम इनके साथ ज़ातियात के ऊपर आ जाते हैं। ये बात उनका कहना था। ये सिर्फ़ इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मिलिट्री जो रूल्स होते हैं उसके अंदर हम हर के ही करीब आ जाते हैं। जिसको हाँ कहना होता है, हाँ कह देते हैं, जिसको ना कहना होता है, ना कह देते हैं। दरमियान वाली बात नहीं रखते। अच्छा, चलिए अब्दुल्ला, हम आगे बढ़ते हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी तरफ आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और चीनी इदारों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के हवाले से एक तनाज़ा पैदा हुआ है और कहा यह गया है कि पाकिस्तान के पास तवील रेंज वाले कुछ ऐसे मिसाइल प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है जो शायद मुस्तकबिल में अमरीका को टारगेट कर सके। तो पहले ये भी बताइए कि आम पाकिस्तानी हम जैसों के लिए तो ये भी एक बड़ी अजीब सी खबर है कि क्या हम वाकई ऐसे मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं जो इतनी ज़्यादा रेंज रखते हैं? और अगर ऐसा है भी तो क्या हम कभी इस काबिल हैं, या क्या हम ये सोचते हैं कि हम अमेरिका के लिए थ्रेट बनेंगे? देखें, ये कहने की बातें होती हैं। क्यों नॉर्थ कोरिया नहीं है अमेरिका के लिए थ्रेट?
छोटा-सा मुल्क है, पाकिस्तान से तो बहुत छोटा है, छिटाक भर का है। तो फिर नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम जो है वहाँ जाता है ना, तो फिर अमेरिका के लिए थ्रेट तो है। इसका मतलब है कि अमेरिका जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब माज़ी में सदर थे, तो आपको याद होगा कि वो किम जोंग उन से मिलने के लिए जो है, वो चले गए थे वहाँ और बाकायदा उन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस कर दिया था साइड के ऊपर होके। तो फिर उनकी ख्वाहिश थी ना किम जोंग उन से मिलने की और इसी तरीके से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अमेरिका का मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान तक आ सकता है, तो पाकिस्तान का वहाँ तक क्यों नहीं जा सकता? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है इंडिजिनस है और बहुत ही सुपीरियर मिसाइल प्रोग्राम है। इसके तहत हमने अनरा बनाया, अवतार बनाया, बाबर बनाया, गौरी बनाया, शाहीन बनाया, तैमूर बनाया और दीगर हमने बनाए। ये तमाम जो हैं इनके अंदर जो ख़ास तौर पे शाहीन सीरीज़ जिसके ऊपर पाबंदी लगी है वो सॉलिड स्टेट फ्यूल के ऊपर चलती है। अगर सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्यूल का कर लें कि वो जो आपको बड़ी सी ट्यूब नज़र आती है नाज़रीन के लिए कि वो जो बड़ी सी ट्यूब होती है जिसके आगे एक बम सा लगा होता है। तो वो जो ट्यूब होती है उसके अंदर फ्यूल जो होता है वो या तो लिक्विड की शक्ल में होता है या फिर वो सॉलिड की शक्ल में होता है। तो सॉलिड स्टेट फ्यूल का जो होता है वो धुआँ सफ़ेद सा होता है और जो लिक्विड वाला होता है वो ब्लैक सा होता है। जैसे कि आपने बाबर शाहीन और गौरी के दरमियान में देखा होगा अभी भी यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएँगे। लेकिन जो शाहीन मिसाइल सिस्टम है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ आ रही है? वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि शाहीन मिसाइल जो है, वो पहली बात है 2750 किलोमीटर दूर मार करता है। लेकिन इसके अंदर जो अब उन्होंने सिस्टम डाले हैं, वो ये है कि मल्टीपल वॉरहेड्स वो लेके जा सकता है। यानी कि एक वक़्त में कई वॉरहेड्स जो हैं, वो आप उसको लेके जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो दुश्मन के जो दिफ़ाई निज़ाम है, यानी कि जैसे अभी आपने सुना होगा इसराइल का आयरन डोम, हुँ। डेविड स्लिंग सिस्टम, ये तमाम जो है ये शाहीन इनको चीट कर सकता है, इनको धोखा दे सकता है। ये है तकलीफ। तो तीसरी तकलीफ ये है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम में जो लॉन्ग रेंज मोटर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको ये शक है कि चाइना ने इसमें हमारी मुआवनत की है। इसी वजह से चाइना के ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ आयद कर दी 3 कंपनियों के ऊपर। जिस दिन वो आयद की मेरा व्लॉग मौजूद है, मैंने बड़ी मुफस्सल उसमें पूरी टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया हुआ है। वो मैंने बताया कि जनाब ये पाबंदियाँ किस लिए आयद की गईं। बहरहाल, उसके बाद तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ आयद होनी थी और पाकिस्तान की 4 कंपनियों के ऊपर जो है पाबंदी आयद कर दी गई और कहा गया कि हमें अभी आपने भी कहा शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमें शक है, अगर सुपर पावर शकूक की बुनियाद पर चलती है और उसके पास कोई ठोस शवाहिद सबूत मौजूद नहीं है, तो फिर मेरे ख़्याल में उनको सुपर पावर नहीं कहलाना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो शकूक की बुनियाद के ऊपर शक की बुनियाद पे ही इराक पे भी हमला किया था कि वहाँ डब्ल्यूएमडीज़ मौजूद हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो फिर मुझे बताइए कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो वहाँ नहीं मिले थे ना, टोनी ब्लेयर ने बाद में खुद अपोलोजाइज़ किया था कि जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे बरतानिया के, उसने कहा वी आर सॉरी, लेकिन उस सॉरी के अंदर सिर्फ 10 लाख लोग मर गए थे वहाँ। हुँ। 550 लोग फी दिन कत्ल किए गए वहाँ, लेकिन उनकी सॉरी ठहर गई, हैं, किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। लानत है ऐसे लोगों के अच्छा ऊपर, अब्दुल्ला शर्म नहीं आती। ये बताइए आपके वालिद का एक इंटरव्यू भी मौजूद है, उन्होंने एक दफ़ा इसी मिसाइल प्रोग्राम का ज़िक्र करते हुए कहा था कि जब हम इसका रेडियस मशरिक़ की बजाय मग़रिब की तरफ करते हैं, तो शायद इसराइल भी इसकी ज़द में आता है और वहाँ पर इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा होती है। लेकिन तारीख़ी एतबार से अब्दुल्ला हमने कभी भी इज़राइल को कन्फ्रंट नहीं किया, ना हमने कभी उनको थ्रेट किया है कि हम फ़लस्तीन की मदद को आएँगे। तो फिर उनके यहाँ हमारे बारे में अगर कोई इनसिक्योरिटी है भी तो वो क्यों है? नहीं, मैं मेरे ख़्याल में आप थोड़ा-सा मुताला बढ़ाएँ तो सीरिया के अंदर क्या हुआ था? सीरियन एयर फ़ोर्स के अंदर पाकिस्तान ने कन्फ्रंट किया था बाकायदा इज़राइल को और उनके जहाज़ गिरा दिए थे। लेकिन ये वो तो वॉलंटरी था ना, पाकिस्तान वो वॉलंटरीली हाँ, हमारी एयर फ़ोर्स के ऑफ़िसर्स गए हैं, सैसल चौधरी खुद वहाँ पे गए हैं, लेकिन वो वॉलंटरी था, यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर तो उनको नहीं भेजा, अरे वॉलंटरी तौर बाकायदा पर वो देखें गए। देखें लेकिन इज़राइल का देखें ना इज़राइल की जो उनकी जो मज़हबी वो हैं, उसके अंदर ये कहा जाता है कि इज़राइल के गिर्द एक आग की दीवार होगी और पाकिस्तान देखिए ना वाहिद मुल्क है
जो उनको तस्लीम भी नहीं करता। जो पाकिस्तान उनको जो है डंके की चोट पे खड़ा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ज़रिए आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज़ेशन आए, लेकिन पाकिस्तान के कायद का बड़ा वाज़ेह है कि जी वो एक नाजायज़ रियासत है, पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा टकरा जाएगा, हद तक कि इसको पाश-पाश ना करते। ये तो कायद-ए-आज़म ने कहा। अब इज़राइल को हमसे बिल्कुल थ्रेट मौजूद है। ये तो बात आप अभी इसको छोड़ दें ना, बेंजामिन नेतन्याहू का ज़रा आप वो निकाल लें वीडियो, जिसमें उसमें क्या है कि हमारी जो 2 सबसे ज़्यादा थ्रेट है दुनिया में, नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 ईरान। ये वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो आप मुझे खुद बताएँ कि जब वो खुद इकरार कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा रेडियस जो है, हमारा मिसाइल का प्रोग्राम जो है, डायरेक्ट तेल अवीव पे जाता है और यही तो प्रॉब्लम है अमेरिका को। और अगर इवन अमेरिका तक भी जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? उनका जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना, मुजरिमाना हरकत की गई हैं, वो अमेरिका की जानिब से नहीं की गई। हिरोशिमा, नागासाकी के ऊपर किसने बम गिरा दिया था? क्या पाकिस्तान ने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था ना। तो फिर ये डर्टी बॉम्ब्स जो थे, ये किसने गिराए थे? ये उन्होंने गिराए थे, पाकिस्तान ने नहीं गिराए थे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आईएईए के मुताबिक दुनिया का सबसे सेफेस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम है। भारत का सबसे खतरनाक प्रोग्राम है जिससे ताबकारी हो रही है, रोज़ाना आपको पता है देयर आर मल्टीपल जो उनकी इसके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन प्रोग्राम है, पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम के लिए ज़रूरी है। समझते हैं कि 3000 मील किलोमीटर तक तो भारत भी है ना। पाकिस्तान अगर इस कोने से फायर करता है उस कोने तक तो 3000 किलोमीटर दूर जाता है, तो भारत का आखिरी शहर तो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 3200-3300 किलोमीटर बनता है। तो अभी भी पाकिस्तान को तो मज़ीद इसके अंदर एनहांसमेंट चाहिए। तो क्या हो गया अगर पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बन रहा है? अगर इज़राइल का और क्या इज़राइल ये भी हकीकत नहीं है कि इज़राइल पाकिस्तान पे हमला करना चाहता था? क्या मेरे अब्बू ने जब वालिद की बात कर रहे हैं, तो जनरल साहब ने क्या ये नहीं बताया था अपने इंटरव्यू के अंदर कि जब वो डीजीआईएसआई थे, तो ज़िया-उल-हक साहब के पास गए और कहा कि इज़राइली जहाज़ जो हैं इंडियन मार्किंग के साथ बाकायदा श्रीनगर एयरपोर्ट पे खड़े हैं और पाकिस्तान के कहूटा पे हमला करना चाहते हैं। कन्फर्म रिपोर्ट थी। ज़िया-उल-हक साहब ने कहा कि आप इज़राइल को खुद पैगाम दें और इंडिया को मैं देता हूँ। तो इज़राइल को जो पैगाम दिया गया, तब तक तो पाकिस्तान का कोई बराह रास्त कनेक्शन नहीं था। आज मुझे नहीं मालूम कि वो है या नहीं है, लेकिन फ्रांस के ज़रिए पैगाम दिया कि पाकिस्तान कोई 40 साल पहले मारज़ वजूद में आया। ये 1987 की बात है। और हमें नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है कल होगा या नहीं होगा। लेकिन हम अपने मरने से पहले दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। हमारे पास वो हथियार मौजूद है जिससे हम तुम्हें खुरच के रख देंगे दुनिया के नक्शे से। 2 घंटे के बाद उनके जहाज़ भाग गए थे। ये बात मेरे वालिद साहब के इंटरव्यू मौजूद है। तो इसके ऊपर इज़राइली जो लीडरशिप थी, वो हाथ जोड़ने लगी और कहा कि खुदा के लिए ऐसा ना करना कि हमारा तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं है। हमें ये हम अपने जहाज़ वापस बुला रहे हैं और वो जहाज़ वापस 2 घंटे के अंदर वापस उड़ गए थे। इज़राइल तब भी आपका दुश्मन था। इज़राइल आज भी दुश्मन है और अब तो भारत और इज़राइल का कॉम्बिनेशन है, जिनको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। अब्दुल्ला, आज की नशिस्त का आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब आइंदा चंद हफ्तों में अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आएगी, बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां संभालेगी। उससे पहले ही बड़े सख्त बयानात आ चुके हैं और ये पाबंदियों वाला मामला भी है। तो आपकी नज़र में आइंदा चंद महीनों में क्या होगा? अमरीकी प्रेशर बढ़ेगा, ताल्लुकात बिगड़ेंगे, या कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कुछ हम देखेंगे कि चीज़ें संभलेंगी? मेरे ख्याल में शहज़ादा खालिद बिन सुल्तान जो सलमान खालिद बिन सलमान साहब ने जो दिफा के वज़ीर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने पैगाम भिजवाया है कि बिला वजह मदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मत करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, एक न्यूक्लियर रियासत है, आप इसके साथ नहीं खेल सकते इस अंदाज में। तो ये मेरे ख्याल है पैगाम बड़ा मस्बत गया है और जवाब भी बड़ा मस्बत आया है। जहाँ तक ताल्लुक है वो आप भी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जब लॉबिस्ट होते हैं, तो ज़ाहिर है जब पैसा लेते हैं तो फिर उन्होंने कुछ तो लिखना होता है ना, ये तो नहीं होता कि वो कुछ बोले ही ना। तो वो बोलते ज़रूर हैं, लुक बिजी डू नथिंग। अभी आपको याद है कि 368 जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने एक करारदाद भी तो मंज़ूर की थी इमरान खान साहब के हवाले से। तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तान ने क्या प्रेशर कबूल कर लिया? तो टाएँ-टाएँ फिश हो गया ना। तो फिर उसके बाद भी बयानात आए तो फिर क्या हुआ? और अभी तो ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैथ्यू मिलर का बयान आया। मैथ्यू मिलर ने कहा
कि जी आपके हम 4 कंपनियों पे पाबंदी लगा रहे हैं, आपके मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो उससे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद दोबारा जो है वो रिचर्ड ग्रेनर का आ गया। उसने कहा कि जी मैथ्यू मिलर ने तो घुमा-फिरा के बात की। बात तो ये है कि इमरान खान की रिहाई चाहिए। तो मैं तो ये समझ रहा था कि इमरान खान साहब की जानिब से बयान आएगा कि मैं तो एब्सोल्यूटली नॉट कहता हूँ ऐसी मुदाखलत को। ये तो मुदाखलत है हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर। ये तो अमरीकी मुदाखलत है, ये हम कोई गुलाम हैं, लेकिन ऐसा तो कोई बयान नहीं आया। मुझे अचंभा हुआ, बहरहाल हो सकता है उनकी इसमें कोई हिकमत होगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी अरसे से ऊँच-नीच शिकार हैं। लेकिन ये एब एंड फ्लो तो चलता रहता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका जिस नहज के ऊपर जा रहा है और इम्मैच्योर किस्म के उनके जो रवैये हैं, वो पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे वेस्टर्न क्लब से ईस्टर्न क्लब में मुंतकिल होने के लिए। जो और ख़ास तौर पे जो कि हम हो भी गए। अमेरिका के पास अब देने के लिए रहा क्या है? आप देखें ना कि अभी ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम को भी रिव्यू करने की बात हो रही है, बाकी भी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। ये तमाम बातें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि तुम रूठे हम छूटे वाली पॉलिसी जो है वो अपना ले और ये ऐन मुमकिन है और मेरा ख्याल है कि ये 2025 बड़ा अहम तरीन ये साल होगा। इसके अंदर ज़रा-सी भी जो मेरे ख़्याल में पॉलिसी जो कि नॉनसेंस के ऊपर होगी, वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान मजबूर होके एक वेस्टर्न साइड से उठ के एक ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर शामिल हो जाएगा। चलिए, इसी नोट पर हम आज की नशिस्त को बर्खास्त करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी वर्चुअल तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।